नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पार्ट सेकंड को, जिसमें कि मुख्य रूप से पूंजी की लागत की गणना के संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं, उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम एक बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वास्तव में क्या होती है कि जो भी सोर्सेज ऑफ कैपिटल होते हैं, सोर्सेज ऑफ कैपिटल का मतलब जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो फंड होता है या इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। तो उनसे जो फंड्स लिए जाते हैं, उन फंड्स की जो कॉस्ट आती है किसी बिजनेस के लिए, वो जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है मैनेजमेंट की दृष्टि से। तो उसमें से जो अलग अलग सोर्स हैं, उसकी अपन अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका एग्रीगेट करते हैं, तो वो कुल मिला के कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन जो है वो फिक्स्ड जो कॉस्ट है, जो फिक्स सोर्सेज हैं, जैसे ऋण पूंजी और पूर्वाधिकारज पूंजी, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखते हैं। तो ऋण पूंजी की लागत की गणना हम सबसे पहले करते हैं। तो अगर ऋण पूंजी कंपनी के जीवन काल में अशोधनीय हो, यानी ऐसा डिवेंचर्स या ऋण दिए गए हों जो जीवन काल में वापस नहीं लौटाना पड़ता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो उसका कितना उसके ऊपर कॉस्ट पड़ेगी उसके ऊपर। तो एक्चुअल में सीधी सीधी सी बात तो ये होती है कि जो ऋण होता है उसके ऊपर जो टैक्स, जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, वो इसकी कॉस्ट होती है। भाई किसी कंपनी ने अगर ऋण पूंजी उधार लिए या डिवेंचर लिए, तो उनके ऊपर जो हर सालाना जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, वही उसकी कॉस्ट है। लेकिन वो कॉस्ट एक्चुअल में उतनी होती नहीं है। जैसे एक अपने सपोज करें कि मान लीजिए 10% के ऊपर कोई रेट से इंटरेस्ट से कोई लोन लिया लॉन्ग टर्म का, या डिबेंचर जारी किए, तो वो 10% कॉस्ट हुई अपने हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 50% टैक्स रेट होती है, तो चूंकि वो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट में से घटता है, और उसके बाद में ही उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। तो इसलिए अगर वो जितनी अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में घटेगी, उसके ऊपर टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको 1 - टैक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है, यानी इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स। और अपन इसको डिवाइड करते हैं नेट प्रोसीड से। यहाँ पर नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी डिवेंचर जारी किए गए हैं, उनको जारी करने से कुछ खर्चा होता है, तो नेट जो प्रोसीड होता है वो कम होता है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये, 100 रुपये पर डिबेंचर का कोई डिबेंचर है, कोई जारी किया गया है, और उसके ऊपर अगर 2 रुपये का 5 रुपये का खर्चा हो जाता है, तो वो 95 रुपीज़ उसकी नेट प्रोसीड होती है। तो नेट प्रोसीड्स का मतलब जो कि अंकित मूल्य में अगर प्रीमियम पर जारी किया गया तो प्रीमियम जोड़ देते हैं, बट्टे पर जारी किया है तो कम कर देते हैं, निर्गमन के वे जो है वो घटा देते हैं। यानी कभी कभी जैसे डिबेंचर मान लीजिए 100 रुपये का है, लेकिन 105 रुपये पर जारी किया, तो 105 रुपये उसकी नेट प्रोसीड हो गई, उसमें से खर्चा कम कर दिया। मान लीजिए 1 रुपया खर्चा हुआ तो 104 रुपये नेट प्रोसीड हो गई। बट्टे पर है, मान लो 100 रुपये वाला 95 रुपये में जारी किया है, तो 95 रुपये उसकी नेट प्रोसीड हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए 1 रुपया खर्चा आ जाता है तो 94 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इसकी नेट प्रोसीड का अपन भाग देते हैं, अंकित मूल्य का भाग नहीं देते हैं। और इसके बाद में देखिए एक एग्जांपल आपके सामने है। जैसे एक कंपनी ने 1 लाख रुपये मूल्य के 10% अशोधनीय ऋण पत्र लिए, 5% प्रीमियम पर जारी किए, और निर्गम ने 5% हुए, कर की दर 50% है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो है वो 1 लाख रुपये मूल्य के 10% अशोधनीय ऋण पत्र जारी किए हैं, तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बनता है 10,000 का, और उसको 1 - टैक्स रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5,000 रुपये आ जाता है। और उसके अंदर ये खर्चों को जोड़ देंगे और प्रीमियम को जोड़ देंगे और खर्चों को घटा देंगे, तो 1 लाख रुपये इसकी नेट प्रोसीड आती है। और इसको जो रेट है वो इसका 0.05 इसको करते हैं तो 0.05 आता है, इसका मतलब है 5%। तो 5% इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई।
अब ये बात तो ये हुई कि जब उसके जीवन काल में वो शोधनीय नहीं हो तो लेकिन यदि कुछ वर्षों के बाद भी वो शोधनीय हो यानी पैसा वापस लौटाया जाता है तो हम क्या करते हैं, जब ऋण पूंजी n वर्षों के बाद में शोधनीय हो तो ऐसी स्थिति को के लिए क्या कैलकुलेशन का तरीका होता है, तो वो I/1 - टैक्स तो होता ही है, वो तो निश्चित ही होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें और जोड़ देते हैं और वो होता है MB-NP अपॉन n, यानी प्लस क्या करते हैं MB-NP अपॉन n, ये इसके अंदर और ऐड कर दिया जाता है, यानी इतनी चीज़ से कॉस्ट को और बढ़ा देते हैं और फिर उसमें जो MB और NP का जोड़ का आता है यानी एवरेज प्रोसीड्स इसको बोलते हैं। ये एवरेज प्रोसीड होती है, इसको में डिवीज़न करते हैं तो वो जो वैल्यू आएगी वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। तो यहाँ पर KD का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, I का मतलब इंटरेस्ट पेबल, T का मतलब कॉर्पोरेट टैक्स रेट, N का मतलब पीरियड ऑफ लोन इन ईयर्स, MB का मतलब मैच्योरिटी वैल्यू और NP का मतलब नेट प्रोसीड्स। यहाँ पर NP इक्वल टू सम मूल्य और प्रीमियम या बट्टे को माइनस करके निर्गमन व्यय को घटा देते हैं, तो वो तो वही बात है कि नेट प्रोसीड निकालने का तरीका जो होता है वो होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, जो कुछ वर्षों के बाद में जितने रुपए डिबेंचर के वापस दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए जो है वो 100 रुपये का डिबेंचर है और 5 साल बाद में उसको 105 रुपये वापस लौटाने हों, तो इसको अपन ये कहेंगे कि ये जो है वो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू। नेट प्रोसीड का अपन अर्थ समझ ही गए थे। एक एग्जांपल आपके सामने है कि 1 लाख रुपए के 10% 5 वर्ष बाद शोधनीय ऋण पत्र जारी किए, निर्गमन व्यय 5% हुए, कर की दर 50% है, ऋण पत्रों की लागत ज्ञात करनी है और यदि निर्गमन समूल्य पर है तो 5% प्रीमियम पर है, 5% बट्टे पर है। ये ऋण पत्र 5 वर्ष बाद में 10% प्रीमियम पर शोधनीय हैं। अब यहाँ पर तीनों अलग अलग पोजीशन में आपको बताए गए हैं। यदि निर्गमन समूल्य पर है तो नेट प्रोसीड अलग होगा, अगर निर्गमन प्रीमियम पर है तो नेट प्रोसीड चेंज हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर निर्गमन बट्टे पर है तो भी नेट प्रोसीड चेंज हो जाएगा। केवल जो एक चीज़ फिक्स रहेगी वो ये रहेगी मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू तीनों कंडीशन में सेम ही रहेगी, क्योंकि वो 10% प्रीमियम पर 5 वर्ष बाद में शोधनीय है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपये की जगह 1,05,000 रुपये का पेमेंट किया जाएगा 5 वर्ष के बाद में 10% प्रीमियम पर, यानी 1,10,000 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। और इसलिए जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 1,10,000 रुपये रहेगी। अब हम फॉर्मूले के अनुसार जब आते हैं समूल्य पर निर्गमन करने के लिए, तो यही फॉर्मूला अपना लगा, 10,000 रुपये के इंटरेस्ट बना और -टैक्स रेट से और प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 1,10,000 और इसमें से नेट प्रोसीड अपन घटा दिया और उसमें 5 साल का भाग दे दिया। N का मतलब कितने वर्षों का लिए लोन जारी किया गया है, ये ऋण पत्र जारी किए गए हैं। तो ये जो डिफरेंस है किसका, नेट प्रोसीड का और मैच्योरिटी वैल्यू का, ये एक तरह से घाटा है। इसको 5 साल में बांट करने से ये और कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी और इस कॉस्ट को बढ़ करने के बाद में एवरेज प्रोसीड का भाग दे देंगे, यानी 110 + 95/2 का भाग दे देंगे, तो ये 0.078 आया, यानी 7.8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी। इसी तरीके से 5% प्रीमियम पर निर्गमन करेंगे तो सेम ही चीज़ रहेगी, केवल आपका नेट प्रोसीड चेंज हो जाएगा। नेट प्रोसीड यहाँ पर जो है वो 1 लाख में आप जो है वो 5% जोड़ देंगे और इसके बाद में जो है यदि 5% प्रीमियम पर है तो 5% जोड़ देंगे और उसका जो निर्गमन में 5% है वो माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से करने के कारण से जो चेंज आएगा वो जब इस फॉर्मूले में हम फिट करेंगे तो 6.67% इसकी रेट आएगी। और यदि ये निर्गमन 5% बट्टे पर होता है तो ऐसी स्थिति में ये रेट और भी बढ़ जाएगी और ये 9% हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ जो इसके हैं वो मुख्य रूप से इसकी बातें थी। अब दूसरा अपन ये इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया कि तीनों कंडीशंस के अंदर किस प्रकार से अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं।
यदि पूर्व अधिकांश पूंजी की लागत ज्ञात करनी हो, यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ज्ञात कर रही हो, तो इसका चूंकि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो है वो एक्चुअल में डिविडेंड मिलता है, और इसलिए डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इसका जो है वो फॉर्मूला होता है, यानी डिविडेंड में नेट प्रोसीड्स का भाग दे देते हैं तो ये आता है। और ये हालांकि ये कहा गया है कि जब ऐशोधनीय पूर्व अधिकारांश निर्गमित किए गए हों, जबकि अब के जो प्रोविजंस है वो ये कहते हैं कि 1913 के बाद 2013 के अधिनियम के बाद में कोई कंपनी ऐशोधनीय पूर्व अधिकारांश जारी कर ही नहीं सकती है। इसलिए ये बात, लेकिन ये केवल एक दिखाने के लिए है कि भाई डिविडेंड अपॉन नेटवर्थ नेट प्रोसीड्स का अपन भाग दे देते हैं। तो जैसे ये 2 लाख रुपए का जो पूर्वाधिकारांश है 10% लाभांश दिए जाते हैं, निर्गम में 5% होते हैं, तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि भाई 1,90,000 की नेट प्रोसीड हो गई और 20,000 रुपये का डिविडेंड हो गया, तो 0.1053 यानी 10.53% इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी। और इसी तरीके से जब शोधनीय पूर्व अधिकारांश जारी किए गए हों तो अपने को वही लेना है कि नीचे अपने एवरेज प्रोसीड का भाग देते हैं। एवरेज प्रोसीड का मतलब मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2, और ऊपर उस इंटरेस्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें चूंकि डिविडेंड के ऊपर कंपनी को पेमेंट नहीं करना पड़ता, वो जो है वो वहाँ पर तो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स की बचत हो जाती थी। ये डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स की पास जाता है, तो डिविडेंड के अंदर अपन डिविडेंड ही रखते हैं, और उसके अंदर फिर जो है वही बात है कि जो इस कॉस्ट को बढ़ा दिया जाता है, मैच्योरिटी वैल्यू नेट प्रोसीड की डिफरेंस को n वर्षों में डिवाइड करके उसको बढ़ा देते हैं और एवरेज प्रोसीड का भाग दे देते हैं। तो ये इस फॉर्मूले के अनुसार अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक कंपनी 2 लाख रुपए के 10% 5 वर्षों में शोधनीय अधिमानस 20% प्रीमियम पर निर्मित करती है, और निर्गमन 5% के होते हैं, और इनका 5 वर्ष बाद 10% प्रीमियम पर इनका निर्गमन किया शोधन करना है। ये तो इस स्थिति के अंदर जो है वो किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसका एक फॉर्मूला लिखने के बाद में इस फॉर्मूले में जब हम इस सब चीज़ों को फिट करते हैं, तो इस सब चीज़ों को फिट करने के बाद में जो है वो 12.68% इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है। तो ये तरीका होता है। इसको समझने के लिए आप इतना ही समझें कि इसकी कॉस्ट क्या होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कॉस्ट एक्चुअल में डिविडेंड होता है, तो अपन डिविडेंड में अपन अगर नेट प्रोसीड का भाग देते हैं तो भी आ जाता है, लेकिन चूंकि कुछ वर्षों में अगर उसका शोधन करना होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है और जो उसका नेट प्रोसीड होता है उसका जो डिफरेंस होता है उसको अपने को ध्यान में रखना होता है, उसको n वर्षों में डिवाइड करके प्लस कर देते हैं। और चूँकि निर्गमन मूल्य मैच्योरिटी नेट प्रोसीड भी किस मूल्य पर निर्गमन किया जाता है, इस पर जो है उसकी मैच्योरिटी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसका नेट प्रोसीड चेंज हो जाती है। और ये हो सकता है कि ये शोधन भी मान लीजिए कई बार क्या होता है निर्गमन किसी पर किया जाता है, शोधन कुछ ज़्यादा मूल्य पर भी किया जा सकता हो, तो भी उसके अंदर उसका मैच्योरिटी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो है वो कैलकुलेट करते हैं अपन इनका। जैसे इसने कहा है आपकी इस एग्जांपल में कि 5 वर्ष के बाद में इसको 10% प्रीमियम पर शोधन करना है, तो इसलिए इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है वो 2,20,000 रुपये हो जाती है। ये अपने को ध्यान देने की बात है। तो इस कारण से इसको चेंज कर देते हैं। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड और अपॉन एन ये तो सभी में रहता ही है, जिसके अंदर एक निश्चित अवधि के बाद में शोधन करना चाहता है। और डिवेंचर के बारे में भी वही बात है, इसमें बारे में भी यही बात है। केवल जो इसमें चेंज है वो ये है कि हम 1 टैक्स रेट से इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, बाकी सेम चीज़ है जो कि अब डिवेंचर के बारे में। और यदि 5% प्रीमियम पर निर्गमित किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इसकी नेट प्रोसीड बढ़ जाएगी। इस स्थिति में बस नेट प्रोसीड बढ़ जाएगी, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। इसलिए यदि पूर्व अधिकारांशों की लागत ज्ञात करने में आयकर का समायोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि लाभांश भुगतान आयकर घटाने के बाद में ही होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखने की। इसके बाद में अपन आते हैं समता अंशों की पूंजी की लागत पर। समता अंशों की पूंजी लागत कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 विधियां हैं इसके अंदर। एक तो डिविडेंड यील्ड वाली है, लाभांश प्राप्ति विधि होती है जिसको अपन कहते हैं। एक डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड होता है और एक अर्निंग यील्ड मेथड होता है। पहले डिविडेंड यील्ड मेथड से अपन देखेंगे तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर जो होता है वो इसका सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है कि ई जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्ञात करने के लिए। तो एक एग्जांपल आपके सामने है, जैसे
समतांश पूंजी 10 रुपये वाले 40,000 अंशों में विभक्त थी। औसत लाभांश दर 2 रुपये प्रति अंश है और इन अंशों का बाजार मूल्य 25 रुपये प्रति अंश है। तो 2/25 0.08 यानी 8% हो गया। ये तो एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए हो गया। एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए ये फॉर्मूला अपन अपनाते हैं D/MP। और यदि न्यू इक्विटी शेयर्स हैं यानी नए अंश जारी किए जा रहे हैं तो उनकी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी हो तो अपन D/नेट प्रोसीड का इसमें भाग दे देते हैं। डिविडेंड में नेट प्रोसीड का भाग दे देते हैं और यदि एग्जिस्टिंग है तो मार्केट प्राइस का भाग दे देते हैं। तो यदि कोई इन अंशों की लागत ज्ञात कीजिए। यदि 10,000 रुपये नए अंश 9.5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर 50 पैसे प्रति अंश निर्गमन में जारी किए जाते हैं तो इन नए अंशों की लागत भी ज्ञात कीजिए यदि लाभांश दर कायम हो। यानी अगर सेम डिविडेंड रेट हो तो फिर अपन कैसे करेंगे कि 2 तो ऊपर रह जाएगा और नीचे ये चेंज हो जाएगा। 10 रुपये था, नेट प्रोसीड जो है वो 10 में ये 9.5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम है तो 9.5 ऐड कर दिया जाएगा नेट प्रोसीड के लिए। और इसके बाद में जो है निर्गमन व्यय की भी जारी कर दी है कि 50% निर्गमन व्यय हैं। तो ये गलत हो गया, यहाँ पर +0.5 नहीं -0.5 होता और -0.5 होता तो ये अपन जो डिवीज़न है वो 19 का देते। तो ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, आपकी गलती से हो गया है ये। यहाँ पर चूँकि नेट प्रोसीड कैलकुलेट करेंगे तो नेट प्रोसीड के निर्गमन व्यय से तो नेट प्रोसीड कम हो जाएगा, इसमें जोड़ दिया गया है जो गलत है। तो ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर निर्गमन व्यय जो हैं उनको जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि नेट प्रोसीड से निर्गमन व्यय से नेट प्रोसीड कम होती है तो इसको जोड़ दिया गया है गलती से, इसको सही कर लेना भाई। इसके बाद में देखिए आगे आता है ये डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड के अंदर जो डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस आती है, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड आती है, उसमें ग्रोथ रेट को जोड़ देते हैं। जैसे पूरी उदाहरण में यदि 7% की ग्रोथ रेट है तो जो पहले जो दर आई है एग्जिस्टिंग शेयर्स के ऊपर, जो पहले जो दर आई है एग्जिस्टिंग शेयर्स के ऊपर, तो ये जैसे इसमें न्यू शेयर्स के ऊपर पिछले एग्जांपल में आपकी 19 का जब आप डिवीजन करेंगे तो ये रेट जब लगभग 11 पॉइंट और ये कितनी आ जाएगी, लगभग 19 का जब आप भाग दोगे तो ये रेट ज़्यादा आएगी, थोड़ी से 10% से ज़्यादा आ जाएगी। ये 10% से थोड़ी ज़्यादा 19 पॉइंट लगभग 19.5 के आसपास आ जाएगी, नहीं सॉरी 10.5 के आसपास आ जाएगी। तो ये 10.5 के आसपास आ जाएगी, 10% की जगह ये 10.5% के आसपास आएगी। तो यदि ग्रोथ रेट मान लीजिए इसने कह दिया कि यदि वृद्धि की प्रवृत्ति यानी लाभांश अगर हर साल 7% बढ़ता है तो जो प्रेफरेंस जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है वो केवल जो कॉस्ट आ रही है वही नहीं रहती बल्कि 7% ऐड करके होगी। तो जैसे अपना एग्जिस्टिंग शेयर्स के अंदर देखें तो वो 15% हो जाएगी और अगर वो ये 10.5 है तो ये 17.5% हो जाएगी। तो इसको 17.5% लगभग कर लेना इसको। इसी तरीके से अर्निंग यील्ड मेथड लेते हैं तो इसमें कंपनी लाभांश को अंशधारियों में वितरित न करके कमाई गई आय पुनः विनियोजित कर दे, अर्थात व्यवसाय में ही खर्च कर दे तो पूंजी की लागत क्या होगी। ये प्रतिधारित अन्य मतलब आय प्राप्ति विधि कहलाती है। यानी आय प्राप्ति विधि में केवल अर्निंग को ही देखते हैं, यानी अर्निंग पर शेयर को के अंदर ही अपन मार्केट प्राइस पर शेयर का भाग देते हैं, उसमें डिविडेंड नहीं लेते, अर्निंग को लेते हैं। और इसका वही फॉर्मूला है, ईपीएस कर देते हैं ऊपर डीपीएस की बजाय और एमपी का भाग देके उसको निकाल लेते हैं। और यदि एग्जिस्टिंग शेयर की बजाय न्यू शेयर्स हैं तो अपन नेट प्रोसीड का भाग दे देते हैं। सेम बात है, कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे 5 में अपने 20 का डिवीज़न किया, 20 की बजाय यदि अपन इसको 19 का डिवीज़न करेंगे तो ये 25.5% आ जाएगी। 25% की जगह 25.5% इसको कर लेना भाई। ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, नेट प्रोसीड है वो उसमें गलती से वहाँ पर +0.5 करने के कारण। तो इस तरीके से अपन ये जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के तरीके अपन अपनाते हैं। अब प्रतिधारित अर्जनों की लागत अपन कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स।
तो ये लागत जो है वो कंपनी की प्रत्यक्ष अर्जनों की अवसर लागत होती है। अर्थात यदि ये रोकी गई अर्जनें जो हैं मौजदारियों को लाभांश के रूप में वितरित होती, यानी जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं जिनको बांटा नहीं गया है, यदि ये रिटेन्ड अर्निंग लाभांश के रूप में वितरित होती और अंशधारी उस लाभांश को विभिन्न विकल्पों में विनियोजित करने पर, है ना, अंशधारी द्वारा उस लाभांश को विभिन्न विकल्पों में विनियोजित करने पर जो आय वो कमाते उसका त्याग ही प्रतिधारित अर्जनों की लागत होती है। यानी मान लीजिए उनकी जो 10 रुपये रोक लिए गए, वो 10 रुपये अगर वो कहीं पर भी लगाते, इन्वेस्टमेंट करते शेयर होल्डर्स, और मान लीजिए उस 10 रुपये पर वो 2 रुपये कमाते, तो उस 2 रुपये से वो वंचित रह गए। ये 2 रुपये उनकी अवसर लागत है, वही इसकी प्रतिधारित अर्जनों की लागत होगी। इस संभावित आय में अंशधारी के व्यक्तिगत आयकर की दर और पुनः विनियोजन पर दलाली आदि को भी समायोजित किया जाता है। अब वो 2 रुपये, वो 20 रुपये कहीं विनियोजित करते हैं मान लीजिए, तो उस विनियोजित करने पर उनको जो आय 2 रुपये की होती मान लो, या 10 रुपये करते तो 20% आय इनकम की तो 2 रुपये इनको आय हुई। इस 2 रुपये की आय को कमाने पर उनको टैक्स भी देना पड़ता, तो वो टैक्स रेट से समायोजन करेंगे और फिर कहीं पर भी विनियोजन करेंगे, वो कहीं भी मान लीजिए कहीं शेयर मार्केट में लगाते हैं या और कहीं लगाते हैं, तो उनको दलाली देनी पड़ती है, उस दलाली का भी इसमें समायोजन किया जाएगा और तब इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होगी। यानी के आर जो होती है वो जो अपने, वैसे तो अगर देखा जाए तो जो अंशधारियों की लागत होती है वो रिटेन्ड अर्निंग की लागत होती है, क्योंकि प्रतिधारित अर्जनों के ऊपर अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वही प्रतिधारित अर्जनों की लागत होगी। किंतु जैसे आपने बताया कि इसमें आगे उसका इन्वेस्टमेंट होता है और फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम का समायोजन भी उसमें करते हैं टैक्स का, तो इसलिए जो KEI है उसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - पर्सनल टैक्स रेट से और 1 - ब्रोकरेज से। इनसे जब इसको फैक्टराइज कर देते हैं तब वो कैपिटल रिटर्न अर्निंग्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है। तो यहाँ पर TP का मतलब पर्सनल टैक्स रेट से है और B का मतलब ब्रोकरेज से है और KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल से है और KR का मतलब कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स से। एक सामने, यानी वास्तव में प्रतिधारित अर्जनों की लागत समतांश पूंजी की लागत के बराबर ही होती है, क्योंकि इस पर उनका ही अधिकार होता है, किंतु व्यक्तिगत आयकर और दलाली का समायोजन भी किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल जैसे ले लिया कि कंपनी की समतांशों की लागत 20% है और उसकी प्रतिधारित अर्जनें 2.5 लाख रुपए की हैं, व्यक्तिगत आयकर की 30% है और दलाली 2% है। तो प्रतिधारित अर्जनों की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 20% है तो 0.2 हो गया, और अगर टैक्स की रेट 30% है तो 1 - 0.3 हो गया, 1 - 0.3 हो गया और 1 - 0.3 हो गया, और ब्रोकरेज 1 - 0.02 है तो 0.998 से और उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है वो अंशधारियों के बराबर न रह करके कम हो जाती है, जैसे 13.72% आ गई, जबकि वो अंशधारियों की लागत 20% थी। तो ये इसकी टैक्स रेट के कारण से और ब्रोकरेज के कारण से इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है। तो ये कंपनी के लिए इसको अपन ये माने तो कि भाई वो नियोजित करते हैं, ये करते हैं, तो इसलिए कंपनी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो वास्तव में 13.72% पड़ रही है, न कि 20% रिटेन्ड अर्निंग्स की। भारित औसत की पूंजी लागत वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब ये लास्ट में आता है। हमने प्रत्येक सोर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ऊपर जो कैलकुलेट की गई विधियों के अनुसार, ये स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, और अब इन सब का एवरेज करके हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वेट्स जब लेते हैं तो वेट्स 2 प्रकार के होते हैं, बुक वैल्यू वेट्स भी ले सकते हैं और मार्केट वैल्यू वेट्स भी ले सकता है। दोनों के आधार पर ये आपको एग्जांपल बताया गया है, जिसके अंदर आपको कहता है कि आप बुक वैल्यू वेट्स लेकर के करें और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्केट वैल्यू। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया गया है और इसके अंदर आपको दिया गया है कि भी ये डिबेंचर 1 लाख के हैं, प्रेफरेंस 2 लाख की है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख के हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स 2 लाख के, टोटल 10 लाख रुपए का कैपिटलाइजेशन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग अलग आपको कैलकुलेट करके बता दी गई हैं
कि भाई 7.8, 12.68, 15.15, 13.72, ये आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग अलग बताए गए हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जैसे अपन के कहते ही हैं, वेट्स अलग अलग दे दो, पहले 0.1, 0.2, 0.5, 0.2 दे दो, और तो के को डब्ल्यू से वेट से गुणा करेंगे तो के डब्ल्यू आ जाएगा, के को डब्ल्यू से कैलकुलेट करेंगे तो के डब्ल्यू यानी सिग्मा के डब्ल्यू आ जाएगा, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरीके से यदि हम वेट का टोटल 1 करते हैं तो के डब्ल्यू ही हो जाती है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो मार्केट वैल्यू अगर वो वेट्स देंगे तो एक सब में अपन जैसे 18 लाख, 1,50,000 अपन 18 लाख करके कर देंगे, 2.5 लाख अपन 18 लाख, इस तरीके से जो 0.08, 0.14, 0.14, 0.56, 0.22 ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। और इसको अपन जो है वो तो डब्लू हो गई, वेट्स हो गए, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7.8 ये हैं, इनको सीधा अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, और ये आएगी 13.90। तो दोनों प्रकार के वेट्स को प्रदान करते हुए एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 13.63 और 13.90 ज्ञात होती है। तो इस तरीके से हम ये सारे स्टेप्स आपको बता दिए गए हैं। प्रत्येक प्रकार की स्पेसिफिक कैलकुलेशन में आपको सारे एग्जाम्पल से इसमें शो कर दिया गया है। और मैं फिर कहता हूँ ये आप थोड़ा वो करेक्ट कर लेना, जहाँ पर एक एग्जाम्पल के अंदर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर उसको जो है निर्गमन व्यय को जोड़ दिया गया था, उसको आप माइनस कर लेना, बाकी ये करेक्शन आपको उसमें कर लेना है। और सब चीज़ें इसके अंदर नॉर्मल हैं, जो बातें आपको बताई गई हैं उनमें कोई ज़्यादा टेक्निकल बात विशेष नहीं है। सिर्फ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कि अलग अलग वेट्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसको अपन यहीं समाप्त करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए होती है कि अपने लिए एक निर्णय लेने में बहुत बड़ा मददगार होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यदि किसी कंपनी की, किसी संस्थान की जो रेट ऑफ रिटर्न होती है, जिसको रिटर्न इन कैपिटल एम्प्लॉयड कह दो, हैं, या कॉस्ट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह दो, तो वो जो रिटर्न होता है वो रिटर्न के लिए बेंचमार्क का काम करती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये इतनी तो कॉस्ट सोर्सेज को जुटाने में लगी जाती है, तो फिर उससे ज़्यादा ही कमाई अगर कोई संस्था करती है तो ही ठीक माना जाता है, तो ही अच्छा माना जाता है। और इसलिए ये कोशिश ये होनी चाहिए कि इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि न्यूनतम प्रत्याय दर है, यानी न्यूनतम रूप से इतना तो इसकी संस्था को कमाना ही चाहिए, नहीं तो वो संस्था घाटे में जाएगी। उसके जो रिसोर्सेज हैं वो मतलब जो है वो जो कैपिटल है एक तरह से कम होती जाएगी, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा उसकी रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़रूर होनी चाहिए। ये इसका एक महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। तो आज के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके पूरे जो है वो टेक्स्ट को आप जो है वो इसके अंदर गूगल ड्राइव में आप नीचे लिंक के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नमस्कार।